हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल संतोष क्लासेज में। आज मैं आप लोगों के साथ ओवरमैन का जो पार्ट 2 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको लेकर मैं डिस्कस करना चाहता हूं। इससे पहले मैंने आपके साथ पार्ट 1 डिस्कस कर चुका हूं, जिसमें आप लोगों के साथ 40 क्वेश्चन डिस्कस किया हूं। आप लोग का ढेर सारा कमेंट आया कि सर पार्ट 2 इतना दिन से लाए हुए मैंने लेकर आइए। ऑनलाइन क्लास में थोड़ा बिजी रहने के कारण मैं क्लास नहीं ले पा रहा हूँ। अब मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए रेगुलर वीडियो अपलोड करूँ। देरी न करते हुए शुरू करते हैं। आपको 41 नंबर क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज कंसिडर्ड, कौन सा फैक्टर को हम लोग कंसिडर करते हैं फॉर कैलकुलेशन करने के लिए साइकिल टाइम ऑफ एक्सकवेटिंग मशीन, जो मशीन एक्सकवेट करती है ओपन कास्ट में आप लोग देखे होंगे, उसका साइकिल टाइम को कैलकुलेशन करने के लिए कौन सा फैक्टर को हम लोग कंसीडर करते हैं। चार ऑप्शन आपके पास है। पहला आपका स्वेल फैक्टर। अब आपको जानना पड़ेगा चारों फैक्टर, इसमें आपको चारों ऑप्शन को आप जानिएगा तो ही आप एक करेक्ट आंसर को चूज कर पाइएगा। पहला आपका क्या है? स्वेल फैक्टर। स्वेल फैक्टर क्या होता है ये जानिए। स्वेल फैक्टर क्या होता है कि यदि ओपन कास्ट में या फिर अंडरग्राउंड में कहीं पर भी यदि आपका 1 मीटर क्यूब का कोई सॉलिड रॉक है, उसका कुछ वेट होगा। दूसरा क्या है, 1 मीटर क्यूब का सॉलिड रॉक को ब्लास्ट कर देंगे तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। यहां तक समझे। अब उसका कुछ वेट होगा, यहां तक समझ गए। अब क्या है कि 1 मीटर क्यूब सॉलिड रॉक का वेट और ब्लास्टेड रॉक में से 1 मीटर क्यूब ही लेना है और उसका वेट, और दोनों को हम लोग यदि डिवाइड कर देंगे तो आपका वो स्वेल फैक्टर हो गया। समझिएगा स्वेल फैक्टर के बारे में और एक बार मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा। ये स्वेल फैक्टर होता है क्या। स्वेल वर्ड आपका स्वेलिंग से आया। स्वेलिंग का मतलब होता है आपका फूलना। स्वेलिंग का मतलब होता है आपका फूलना। जैसे कोई बॉडी वगैरह में चोट लग जाता है तो हम लोग को स्वेल कर जाता है ना, नहीं स्वेलिंग हो गया है, तो उससे आया है आपका स्वेल फैक्टर। स्वेल फैक्टर होता है क्या, एकदम साधारण भाषा में समझिए। 1 मीटर क्यूब का कोई एक सॉलिड रॉक लिए, 1 मीटर क्यूब का सॉलिड रॉक, इसको ब्लास्ट नहीं किया, याद रखिएगा। जियो का तियो आप काट करके निकाल लिए 1 मीटर क्यूब का सॉलिड रॉक, ये हो गया। इसका वेट, इसका वजन, इसका वेट या इसका वजन, ये हो गया। और इसको जब ब्लास्ट कर देंगे, इसको जब हम लोग ब्लास्ट कर देंगे 1 मीटर क्यूब का सॉलिड रॉक को, 1 मीटर क्यूब का सॉलिड रॉक को जब हम लोग ब्लास्ट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, ब्लास्ट कर देते हैं, तो इसका जो वॉल्यूम होता है वो बढ़ जाता है। हो सकता है कि 1.3 से 1.4 मीटर क्यूब हो गया। डिपेंड करता है उसका मटेरियल क्या है, किस टाइप का मटेरियल है। तो आपका 1 मीटर क्यूब का सॉलिड रॉक था, ब्लास्ट होने के बाद इसका वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। इंक्रीज कर गया क्या, नहीं, लेकिन हमको 1 मीटर क्यूब का ब्लास्टेड रॉक ही लेना है, बाकी जो वॉल्यूम आपका बढ़ा हुआ उसको हटा देना है। तो 1 मीटर क्यूब ब्लास्टेड रॉक का वजन, यहां तक समझे। मतलब 1 मीटर क्यूब ब्लास्टेड रॉक का वजन सर और 1 मीटर क्यूब सॉलिड रॉक का वजन, ये दोनों को जब हम लोग डिवाइड कर देते हैं, ये दोनों को जब हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं स्वेल फैक्टर। जनरली स्वेल फैक्टर होता है कितना, क्वेश्चन आ सकता है। जनरली जो आपका स्वेल फैक्टर होता है 0.7 से 0.75 के बीच में होता है। ये आप समझ गए। तो यहाँ पर ये आपका किसी भी एक्सकेवेटर मशीन से रिलेटेड कोई भी आपका बात था क्या, नहीं था, तो आपका इस स्वेल फैक्टर में जो आपका जो पहला जो आपका ऑप्शन होने वाला था वो आपका गलत हो गया, ये हो गया। आगे आते हैं बकेट फैक्टर। बकेट फैक्टर का दूसरा नाम आपका है फिल फैक्टर। बकेट फैक्टर या बकेट फिल फैक्टर, समझिएगा। बकेट फैक्टर बोलिए, बकेट फैक्टर या बकेट फिल फैक्टर, दोनों वर्ड एक ही है। आपका एक एक्सकेवेटर मशीन है, एक्सकेवेटर मशीन का बकेट लगा होता है, बकेट का कुछ कैपेसिटी होता होगा, ठीक है। जैसे कि आप लोग कुआं में बाल्टी जब लोग डालते हैं तो बाल्टी में क्या हो सकता है कि 40 लीटर कैपेसिटी का बाल्टी है, 20 लीटर कैपेसिटी का बाल्टी है, 12 लीटर कैपेसिटी का बाल्टी है। लेकिन जब कुआं में जब हम लोग डालते हैं और डाल के हम लोग पानी जब उठाते हैं तो क्या जितना उसका कैपेसिटी उतना पानी उठता है क्या, नहीं, हिलते हिलते पानी गिर के उठता है, मतलब कम पानी उठता है। ये समझ के उसी प्रकार जो बकेट है, बकेट का एक एक्चुअल कैपेसिटी होता है। तो मान के चलिए 4 मीटर की, 5 मीटर की, 10 मीटर की कुछ आपका बकेट कैपेसिटी है, लेकिन क्या उतना पानी उठता है क्या, तो क्या उतना मटेरियल उठेगा क्या, जनरली उतना उठता नहीं है। सर पानी तो उठा सकते हैं, एकदम धीरे धीरे उठाएंगे तो, हाँ धीरे धीरे जितना आप उठाएंगे तो एकदम 100% है कि एकदम आहिस्ते से उठाएंगे तो कुछ समय के लिए आप उठा सकते हैं। लेकिन मटेरियल में क्या होता है कि आप जब उठाते हैं, जो आपका मटेरियल ब्लास्टेड है, उठाने के बाद कुछ जगह आपका बकेट खाली रह जाता है, ये समझ गया। मतलब एक्चुअल जो आपको बकेट का जो कैपेसिटी है उतना मटेरियल लोड नहीं लेता है। ये दोनों का जो रेशियो होता है ना, दैट इज कॉल्ड बकेट फिल फैक्टर। मतलब क्या है कि मटेरियल का जो बकेट में लोड है, मटेरियल का बकेट में जो लोड है, समझिएगा इसको, जो मटेरियल बकेट में लोड है, समझिएगा,
मटेरियल का वॉल्यूम, मटेरियल का वॉल्यूम जो बकेट में लोड है, समझिए एकदम साधारण भाषा में समझिएगा तब आपको समझ में आएगा। जो बकेट में लोड है, इसलिए मैं सिंपल तोड़ के बता रहा हूँ। मटेरियल का वॉल्यूम जो आपका बकेट में जो लोड है ना, उस मटेरियल का वॉल्यूम और बकेट का एक्चुअल कैपेसिटी, बकेट का एक्चुअल वॉल्यूम बोलिए या एक्चुअल कैपेसिटी बोलिए, इन दोनों का जो रेशियो होता है उसको हम लोग बोलते हैं बकेट फैक्टर या बकेट फिल फैक्टर। ये समझिए, ये डिपेंड करता है कि आपका रोक का जो ब्लास्टिंग है वो किस टाइप का। यदि ब्लास्टिंग बहुत अच्छा है तो आपका फिल फैक्टर बढ़ता जाएगा, ब्लास्टिंग आपका खराब है तो आपका फिल फैक्टर कम होता है। जैसे कि आपका ब्लास्टेड, आपका पुअर रॉक मान के चलिए, जनरली देखा गया है यदि आपका पुअर ब्लास्टिंग है, आपका ये जो ब्लास्टिंग है वो आपका पुअर है, तो आपका इसको जनरली देखा गया है कि 0.4 से 0.6 के बीच में रहता है। यही वाला आपका वेल ब्लास्टिंग है, वेल ब्लास्टेड हो का जो मिनरल या फिर आपका जो ओबी है वो अच्छा से ब्लास्टेड हो, इसको देखा गया कि जो बकेट फिल फैक्टर है 0.65 से 0.85 तक होता है। ये समझ गए। यदि आपका क्ले हो तो क्ले में देखा गया है 0.65 से 0.9 तक लेकर कहीं पर भी कोई वर्ड नहीं था जिसका मतलब आपका ये बकेट फैक्टर भी आपका इसमें कंसीडर नहीं करेंगे। स्विंग फैक्टर क्या होता है ये आप समझिए। स्विंग फैक्टर से पहले आप पाउडर फैक्टर जान लीजिए, फिर आपको स्विंग फैक्टर समझाते हैं। पाउडर फैक्टर क्या होता है? पाउडर फैक्टर आपका होता है कि 1 किलो एक्सप्लोसिव यूज करने से, 1 किलो एक्सप्लोसिव यूज करने से, 1 किलो एक्सप्लोसिव यूज करने से जितना टन कोयला या जितना मीटर क्यूब ओबी टूटता है, जितना मीटर क्यूब ओबी टूटता है उसको हम लोग बोलते हैं पाउडर फैक्टर। और एक बार आप समझिएगा, पाउडर फैक्टर क्या होता है? 1 किलो एक्सप्लोसिव यूज करने से कितना टन कोयला टूट रहा है, इसको हम लोग पाउडर फैक्टर बोलते हैं। वो आपका कोयला का पाउडर फैक्टर हो गया। यदि आपको ओबी का पाउडर फैक्टर के लिए पूछा जा रहा है तो आप समझ जाइए कि 1 किलो एक्सप्लोसिव यूज करने से कितना बकेट क्यूबिक मीटर या कितना क्यूबिक मीटर आपका ओबी टूट रहा है, दैट इज कॉल्ड पाउडर फैक्टर। ये डिपेंड करता है कि सॉलिड ब्लास्टिंग है या फिर आपका कट ब्लास्टिंग है। कट ब्लास्टिंग में आपका जो पाउडर फैक्टर है ज़्यादा होता है, सॉलिड ब्लास्टिंग में पाउडर फैक्टर कम होता है। आप एक वीडियो देख सकते हैं, मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा। पाउडर फैक्टर डिटोनेटर फैक्टर के बारे में एक वीडियो अपलोड किया हूं जिसमें आपको मैं पूरा कंप्लीट बताया हूं कि पाउडर फैक्टर होता है क्या और सॉलिड ब्लास्टिंग में कितना पाउडर फैक्टर होता है, कट ब्लास्टिंग में कितना होता है। मैं उसमें अच्छे तरीके से बताया हूं, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। आगे आते हैं स्विंग फैक्टर, मतलब पाउडर फैक्टर का भी कोई रोल नहीं है। स्विंग फैक्टर क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जनरली लगभग आपका जो डिप्लोमा का बुक में जल्दी ये दिया हुआ नहीं है। स्विंग फैक्टर क्या होता है? स्विंग फैक्टर जो आपका जो एक्सकेवेटर है उसका जो साइकिल टाइम है उसका करेक्शन फैक्टर है। स्विंग फैक्टर क्या है? जो आपका एक्सकेवेटर के जो साइकिल टाइम है, साइकिल टाइम समझाता हूं आपको। जो एक्सकेवेटर का साइकिल टाइम है तो साइकिल टाइम का करेक्शन फैक्टर है, साइकिल टाइम का करेक्शन फैक्टर है। और एक बार समझिएगा इसको अच्छे तरीके से। सबसे पहले आपको जानने के लिए साइकिल फैक्टर, साइकिल टाइम आपको जानना पड़ेगा। साइकिल टाइम होता है क्या? कि डंपर आपका लग गया फेस पे, डंपर आपका मटेरियल को लोड बकेट में जस्ट स्टार्ट किया लोड लेना, लोड ले लिया किस में, बकेट में, फिर उठाया, फिर आपका घूमा, डंपर में लोड कर दिया, फिर खाली आपका गया, फिर नीचे मटेरियल में जस्ट घुसाने ही वाला हो। ये जो पूरा टाइम ड्यूरेशन है दैट इज कॉल्ड साइकिल टाइम ऑफ एक्सकेवेटर। अब ये जितना ज़्यादा घूमेगा, जैसे कि मान लीजिए यहाँ आपका लोड लिया और एकदम 180 डिग्री घूम के आपका लोड दे रहा है तो साइकिल टाइम आपका बहुत ज़्यादा होगा। साइकिल टाइम जब ज़्यादा हो जाएगा तो आपका जो प्रोडक्टिविटी माइंस का है वो घट जाएगा। इसका मतलब साइकिल टाइम हमको एक्सकेवेटर का कम रखना है। तो साइकिल टाइम हमको एक्सकेवेटर का कम रखना है तो उसके लिए आपका एक करेक्शन फैक्टर है स्विंग फैक्टर, कि आपका स्विंग एंगल कितना डिग्री है। यदि आपका स्विंग एंगल बकेट का, समझिएगा, स्विंग एंगल, यदि आपका बकेट का स्विंग एंगल यदि आपका 45 डिग्री है, उठाया मटेरियल 45 डिग्री घुमा और लोड कर दिया, यदि 45 डिग्री है तो आपका जो स्विंग फैक्टर है वो आपका स्विंग एंगल है और ये आपका स्विंग फैक्टर है, इसको यही करेक्शन फैक्टर है। तो ये जो आपका स्विंग फैक्टर जो आपका हो जाएगा 0.84। यदि यही एंगल यदि 45 डिग्री से बढ़ के यदि 60 डिग्री हो जाए, उठाया माल और 45 डिग्री ने 60 डिग्री घूमना पड़ रहा है, तो जो आपका जो स्विंग फैक्टर हो जाएगा 0.90।
ये समझ गए। यही एंगल यदि आपका बढ़कर 75 डिग्री हो जाए, कौन सा स्विंग एंगल, स्विंग करने का जो एंगल आपका यदि बढ़ जाए 60 डिग्री से, तो ये जो आपका जो स्विंग फैक्टर है वो आपका 0.95 हो जाएगा। यही वाला आपका यदि 90 डिग्री स्विंग एंगल हो जाए तो ये आपका 1 हो जाएगा। यही वाला आपका यदि 120 डिग्री हो जाए तो 1.10 हो जाता है। ये आपने देखा कि किस स्विंग एंगल पे क्या स्विंग फैक्टर है। तो जनरली आपका 90 डिग्री आइडियल माना जाता है, 90 डिग्री ज्यादा होना नहीं चाहिए, एकदम 1 है। 90 डिग्री ज्यादा हो जाएगा आपका साइकिल टाइम बढ़ता जाएगा। यदि साइकिल टाइम यदि बढ़ता गया तो समझ जाइए कि आपका जो माइंस का जो प्रोडक्शन है वो आपका डाउन होता जाएगा। तो अभी आपने देखा कि साइकिल टाइम में आपका कौन सा फैक्टर को कंसीडर करते हैं, तो स्विंग फैक्टर को। तो आपका ये करेक्शन आंसर, जो करेक्ट आंसर है वो आपका स्विंग फैक्टर है। ये आप अच्छे तरीके से समझ गए। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में आप हमको कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई करूंगा जरूर। अगला क्वेश्चन, इन एन ओपन कास्ट कोल माइन बेंच फेलियर हैज टू अकर इन विच ट्रायंगुलर पोर्शन। कि ट्रायंगुलर पोर्शन आपका बेंच का जो आपका बेंच है उसमें आपका ट्रायंगुलर पोर्शन कट के बाहर आ गया है। दिस टाइप ऑफ फेलियर को हम लोग क्या बोलेंगे, इस फेलियर को हम लोग क्या कहेंगे। सबसे पहले आप जानिए कि कर्व फेलियर होता है क्या। कर्व फेलियर को ही हम लोग दूसरा नाम रोटेशनल फेलियर के नाम से जानते हैं। आप लोग कंफ्यूज ना करें, रोटेशनल फेलियर, या इसी को हम लोग बोलते हैं सर्कुलर फेलियर। क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग कंफ्यूज ना करें कि ये तो पढ़े नहीं थे। ये जनरली आपको डंप में देखा जाता है। कहाँ देखिएगा आप, जनरली आप डंप में देखिएगा। ये जो आपका जो फेलियर होता है वो आर्क के फॉर्म में होता है। इसके फॉर्म में होता है, आर्क के फॉर्म में। देखिए यहाँ पर एक फोटो, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये आपका एक आर्क बनाया हुआ है, देख रहे हैं, और ये फेल कर गया है, दैट इज कॉल्ड सर्कुलर फेलियर। ये हो गया। आगे हम लोग आते हैं, अगला जो आपका है वेज फेलियर। अगला जो आपका है वेज फेलियर, तो ये आपका ऑप्शन होगा नहीं। तो वेज फेलियर, वेज फेलियर में क्या होता है कि जहां पर आपका दो डिसकंटिन्यूटीज या दो आपका फॉल्ट लाइन एक दूसरे को जो क्रॉस करता है, इधर का फॉल्ट लाइन इधर फॉल्ट लाइन, तो आपका यहाँ जो कट गया ना, इससे आपका जो मटेरियल है वो आपका कट के बाहर की ओर आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड वेज फेलियर, दैट इज कॉल्ड वेज फेलियर। और इसमें आप देखिए एक ट्राइंगल शेप बन रहा है, इसमें आपका एक ट्रायंगल शेप बन रहा है ना, तो आपका ये आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ट्रायंगल, ये वेज फेलियर, ये हो गया। आगे आते हैं कि टॉपलिंग फेलियर क्यों नहीं है। टॉपलिंग फेलियर किसको बोलते हैं। टॉपलिंग फेलियर में क्या होता है ना कि दो, यहाँ फोटो देखिए तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। यदि आपका पहला ये आपका जो बेड है या ये जो स्टार्टा है, ये हार्ड स्टार्टा है, और ये जो आपका यदि वेदर्ड स्टार्टा हो, वेदर्ड आपका वेदर्ड स्टार्टा, वेदर्ड मतलब आपका क्लाइमेट के कारण उसमें हवा धूप पानी लगने के कारण वेदर हो गया है। तो इसमें क्या होगा कि यदि बीच में कोई स्लिप मौजूद है, स्लिप, तो क्या होता है कि स्लिप से कट के वो बाहर की ओर गिर जाएगा, दैट इज कॉल्ड टॉपलिंग फेलियर। ये हो गया। ये आप लोग जनरली बेंच में देखिएगा कि ये आपका यदि कोल सीम है और ऊपर का यदि हार्ड रॉक है, धीरे 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 आपका एक्सपोज है, ये आपका एक्सपोज नहीं है, तो आपका ये वेदर होने के कारण ये पूरा एकदम कमजोर पड़ जाएगा और फिसल के गिर जाएगा, दैट इज कॉल्ड टॉपलिंग फेलियर। टॉपलिंग फेलियर आपका होगा नहीं। अगला लीनियर फेलियर क्या है। लीनियर फेलियर में क्या होता है ना कि यदि आपका दो टाइप का मटेरियल है और यदि मान लीजिए कि ये ओबी है ये भी ओबी है, और दोनों के बीच में यदि कोई सॉफ्ट मटेरियल जैसे कि आपका टॉपसॉइल वगैरह का या गीला टॉपसॉइल का एक लेयर बन गया है, तो उसमें क्या होता है कि ड्यू टू ये आपका ग्रेविटेशन कारण गिरता है, याद रखिएगा, ग्रेविटेशन कारण, ड्यू टू ग्रेविटी कारण। ये हो गया। इसमें क्या होता है कि बीच में यदि आपका सॉफ्ट लेयर या फिर आपका गीला मिट्टी का एक लेयर बन गया है, तो क्या होता है वहां से कट के नीचे गिर जाता है। देखिए ये आपका यदि मिट्टी का लेयर या फिर आपका टॉप सॉइल का एकदम गीला मटेरियल का लेयर या फिर कोई भी सॉफ्ट मटेरियल का लेयर बन गया है, इधर भी हार्ड था इधर भी हार्ड था, तो बीच से कट के नीचे की अगर गिर जाएगा, दैट इज कॉल्ड प्लेन फेलियर। तो ये आप समझ गए कि इस क्वेश्चन में इसका क्या करेक्ट आंसर था, तो ये भी आपका होगा नहीं, मतलब वेज फेलियर इसका ही करेक्ट आंसर था। ये समझ के जनरली हम लोग पूछा जाएगा कभी आपको क्वेश्चन कि डंप में किस टाइप का फेलियर देखा जाता है, सर्कुलर फेलियर। ठीक है, आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन पे कि ब्लास्ट से पैदा कंपन की इकाई क्या है। जो हम लोग ओपन कास्ट माइंस में या फिर आपका अंडरग्राउंड माइंस में जो हम लोग ब्लास्टिंग करते हैं, तो ब्लास्टिंग के कारण आपका वाइब्रेशन इंड्यूस होता है। तो जो इंड्यूस जो वाइब्रेशन है उसको हम लोग किससे मेजर करते हैं, उसको हम लोग मेजर करते हैं जनरली जियोफोन, जनरली हम लोग जियोफोन के द्वारा मेजर करते हैं, या फिर आपका लेजर वाइब्रेटर से, लेजर वाइब्रेटर। हालांकि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है, मैं इससे जनरली आपको दो बता दिया, जिससे हम लोग जो माइंस में जो आपका वाइब्रेशन जो इंड्यूस होता है उसको हम लोग मेजर करते हैं। तो इसका यूनिट क्या होता है, तो इसका यूनिट आपका होता है मिलीमीटर पर सेकेंड। इसका
वाइब्रेशन का, तो इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा, मिलीमीटर पर सेकंड। ये पास्कल, पास्कल क्यों नहीं हुआ, तो पास्कल इसलिए नहीं हुआ कि पास्कल जो आपका है ना वो प्रेशर का यूनिट है। इसका है प्रेशर का यूनिट। प्रेशर होता है क्या, प्रेशर होता है कि पर मीटर स्क्वायर एरिया पर जितना हम लोग फोर्स लगाते हैं, फोर्स का मतलब क्या होता है, न्यूटन। पर मीटर स्क्वायर एरिया पे, एक बार हम यहाँ पे और लिख दे रहे हैं, पर मीटर स्क्वायर एरिया, तो एरिया पर जितना फोर्स लगाते हैं, यदि 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे जितना फोर्स लगाते हैं उसका रेशियो को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेशर बोलेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर। और इसी न्यूटन मीटर स्क्वायर को हम लोग पास्कल्स के नाम से जानते हैं। ये हो गया। अगला क्या है, डीबी। ये आपका ऑप्शन होगा नहीं। डीबी, डीबी क्या है, डीबी आपका साउंड का इंटेंसिटी का यूनिट है, साउंड का इंटेंसिटी का यूनिट है। थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन यह एक चीज जान लीजिए कि इस वीडियो को देखने से आपको बहुत कुछ चीज सीखने को मिलेगा। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक है कि कितना डीबी है, लेकिन आपका ये डीबी के बगल में यदि आपका ए लिख देता तो ए क्या डिनोट करता है, तो यदि डी बी और यदि ए कर दिया तो ए फॉर इंडस्ट्रियल, ए फॉर इंडस्ट्रियल ये नॉइज को बताता है। जहां आपका ए लिख दिया तो इंडस्ट्रियल नॉइज को ये डिसाइड कर रहा है, मतलब ये आपको सूचित कर रहा है कि इंडस्ट्रियल नॉइज के बारे में बात हो रहा है। ये हो गया। अगला क्या है, मीटर पर मिनट, मीटर पर मिनट बोलिए या फिर किलोमीटर पर मिनट बोलिए या मीटर पर सेकंड बोलिए, ये आपका वेलोसिटी का यूनिट है। इसका है वेलोसिटी का यूनिट है। ये वेलोसिटी था, ये साउंड का इंटेंसिटी का था, ये प्रेशर का था, ये आपको वाइब्रेशन का था। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। आते हैं 44 नंबर में, फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ स्लोप। किसी भी जो आपका स्लोप का जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है एक ओपन कास्ट माइंस में, विद इंक्रीज इन पोर वाटर प्रेशर। जैसे ही कि आपका स्लोप में जैसे ही आपका पोर वाटर, बरसात के कारण कोई पानी यदि आपका धीरे धीरे उसमें घुसता गया घुसता गया घुसता गया, तो जो आपका उसमें जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है या फिर जो आपका कोहेसिव जो फोर्स है वो धीरे धीरे कम हो जाता होता जाता है। और धीरे धीरे कम होने जाने से क्या होता है कि जो आपका स्लोप का जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो आपका डाउन हो जाता है। जनरली 1.3 1.4 लिया जाता है स्लोप का फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो ये आपका यदि पानी यदि आपके स्लोप में या आपका जो डंप में यदि घुस रहा है तो आपका जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो आपको डाउन कर जाएगा। क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो हमको यहाँ पर देखना है कहाँ पर है, तो वृद्धि होती है नहीं, घटती है यस, रिड्यूस होती है। समझ गए, कोई असर नहीं होता, असर तो होता है तो आपका ऑप्शन होगा नहीं। कोई महत्व नहीं, एकदम महत्व है कि किसी भी तरह से हमको स्लोप में या डंप में हमको किसी भी तरह से पोर वाटर को घुसने नहीं देना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। इसका इट डज नॉट कंट्रीब्यूट टू क्वालिफिकेशन प्रोसेस। इस चारों में से कौन सा एक फैक्टर है जो आपका क्वालिफिकेशन प्रोसेस में इसका कोई रोल नहीं है। तो सबसे पहले आप कोयला जो बना है उसके बारे में आप जानिए। सबसे पहले बहुत करोड़ों साल वर्ष पहले बहुत बड़े बड़े पेड़ पौधे हुआ करते थे, तो किसी के कारण प्लांट या ट्रीज हुआ करते थे बड़े बड़े, ये समझ गए। जियोलॉजिकल डिजास्टर के कारण समय के साथ ये दब गए जमीन के नीचे। समझिएगा, अच्छे तरीके से समझिएगा। इसके कारण जियोलॉजिकल डिजास्टर के कारण जमीन के नीचे दब गए। तो ये जो आपका जो पेड़ पौधा और जो क्या कहते हैं पेड़ पौधा है, ये आपका बैक्टीरिया के इफेक्ट साथ में, बैक्टीरिया का इफेक्ट के कारण ये आपका जो प्लांट एंड ट्रीज है वो आपका पीट में चेंज हो गया। और ये प्लांट और ट्रीज का जैसे ही आपका भूकंप वगैरह कुछ आया होगा जिसके कारण ये दब गए, दबने के बाद बैक्टीरिया का आक्रमण हुआ, बैक्टीरिया का अटैक हुआ, जिसके कारण ये जो प्लांट एंड ट्रीज है वो आपका डायरेक्ट कन्वर्ट हो गया किसमें, इसमें टाइम लगा, याद रखिएगा। ये जो आपका चेंज हो गया पीट में, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पीटिफिकेशन। पीटिफिकेशन। जनरली जो कोयला बना है ना वो आपका 2 फेज में बना है। कोयला जो आपको बना है, जो आपका कोल बना है वो आपका 2 फेज में बना है। 2 फेज में आपका एक आपको बता दिए क्या, पीटिफिकेशन, एक आपका क्या है पीटिफिकेशन। पीटिफिकेशन, पीटिफिकेशन क्या होता है वो समझा दिए, पेड़ पौधा का पीट में चेंज हो जाना, वो आपका पीटिफिकेशन कहलाया। और दूसरा जो आपका है वो आपका क्वालिफिकेशन होता है, क्वालिफिकेशन होता है। अब हम लोग क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। जैसे ये पीट बन गया, क्या बन गया आपका पीट बन गया, तो अब जो ये पीट पर धीरे धीरे ऊपर से प्रेशर बढ़ता गया और इसकी धीरे धीरे फिर आपका जियोलॉजिकल फिर डिजास्टर आया, फिर और नीचे दब गया तो डेप्थ भी बढ़ता गया।
आपका डेप्थ भी बढ़ता गया, टेम्परेचर बढ़ता गया, प्रेशर बढ़ता गया, तो ये पिट आगे चलकर ये लिग्नाइट में चेंज हो गया। ये समझ गए, पिट किस में चेंज हो गया? लिग्नाइट में। सेम प्रोसेस आपका आगे भी यही होता रहा। फिर आपका जियोलॉजिकल डिजास्टर आया, बड़े बड़े भूकंप आए होंगे, फिर ऊपर से प्रेशर बढ़ा होगा, प्रेशर बढ़ने के बाद फिर नीचे दबा होगा। तो कौन कौन सा किसके कारण? डेप्थ भी बढ़ा होगा, टेम्परेचर भी बढ़ा होगा, प्रेशर भी बढ़ा होगा। तो ये जो आपका लिग्नाइट है वो आपका सब बिटुमिनस में चेंज हो गया। इसमें चेंज हो गया सब बिटुमिनस में, समझ गए? फिर यही प्रोसेस सेम टू सेम आपका आगे, फिर आपका बहुत इसमें लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड इसमें लगा। फिर आपका ये सब बिटुमिनस उसी टाइप का आगे फिर अंदर जाता गया। क्लाइमेट का वहाँ का कंडीशन का बार बार आपका भूकंप हर 100 साल 200 साल 250 साल में आता गया, फिर दबता गया, फिर ये सब बिटुमिनस चेंज हो गया, आपका बिटुमिनस बन गया, बिटुमिनस हो गया। फिर यही प्रोसेस आपका कंटिन्यू चलता रहा और फिर ये बिटुमिनस आगे चलकर एंथ्रासाइड बन गया, एंथ्रासाइड बन गया। ये समझिए, ये जो आपने प्रोसेस जो देखा कि पीट से आपका लिग्नाइट, ये 1 नंबर पीट, 2 नंबर लिग्नाइट, 3 नंबर में सब बिटुमिनस, 4 नंबर में बिटुमिनस, 5 नंबर में एंथ्रासाइड। ये जो कंप्लीट जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्वालिफिकेशन। ये समझ गए? तो इसमें आपने देखा कि डेप्थ, टेम्परेचर, आपका प्रेशर, क्लाइमेट कंडीशन, ये सारा चीज में डिपेंड किया एक कोयले को बनने में। ये समझ गए? बहुत लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड लगा। इसमें क्या क्या लगा? तो आपका जलवायु, टाइम पीरियड भी लगा, लॉन्ग टाइम पीरियड। आपका गहराई भी डिपेंड किया, जितना गहराई होता गया आपका कोल का जो क्वालिटी वो बढ़ता गया। वर्किंग, मेथड ऑफ वर्किंग, इसका कोई लेना देना यहाँ पर नहीं है। तो कोयला बनने में आपका मेथड ऑफ वर्किंग कोई लेना देना नहीं। इस प्रकार हम लोगों ने 45 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर डी आपका गलत था, इस प्रकार हम लोग देखा। अब हम लोग हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? VOD इज टर्म रिलेटेड टू। इस क्वेश्चन को जानने से पहले ये जो आपका जो टर्म रिलेटेड है, चारों में से किससे रिलेटेड है? तो VOD होता है क्या? सबसे पहले यही जानिए, इसके बारे में समझिए, फिर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। VOD का फुल फॉर्म होता है वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन। वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन, ये VOD का फुल फॉर्म होता है। होता है क्या है कि ये आपका जो एक्सप्लोसिव का जो कॉलम है, जो आप होल किए, होल में क्या डालते हैं? एक्सप्लोसिव डालते हैं, उसका एक कॉलम बनता है, उसको बोलते हैं एक्सप्लोसिव कॉलम। उस एक्सप्लोसिव कॉलम में जो वेब, कौन? डिटोनेशन वेब, डिटोनेशन वेब किस स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, किस स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन। इसको जनरली हम लोग किस में मापते हैं? मीटर पर सेकंड में। ये भी समझ गए? तो एक्सप्लोसिव कॉलम में आपका जो डिटोनेशन का वेव है वो किस स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन। उसको हम लोग मीटर पर सेकंड से नापते हैं। किससे रिलेटेड है? आपका एक्सप्लोसिव से। अब आप देखिए यहाँ पे एक्सप्लोसिव कहाँ लिखा हुआ है, तो ये आप टिक आउट कर देते हैं। ये समझ गए? अब आगे आते हैं कि कुछ एक्सप्लोसिव का हम लोग VOD जानते हैं, कुछ एक्सप्लोसिव का हम लोग VOD जानते हैं। जैसे कि 1 नंबर हम लोग परमिटेड एक्सप्लोसिव ले लेते हैं। आप लोग बुक से ही पढ़ सकते हैं, बुक में भी आपका दिया हुआ, लेकिन अलग अलग बुक में अलग अलग दिया हुआ है, थोड़ा देख लीजिएगा। परमिटेड एक्सप्लोसिव का आपका 3050 से 3650 तक होता है। ये हो गया। आपका स्लरी एक्सप्लोसिव का आपका 3600 से 4500 के बीच में होता है। तो क्या? मीटर पर सेकंड। तीसरा, यदि आपका इमल्सन एक्सप्लोसिव है तो आपका 4500 से 5500 के बीच में होता है। ये आप समझ गए? ये एयर ब्लास्ट नहीं होगा, एक्सप्लोडर नहीं होगा, टायर ब्लास्ट नहीं होगा। एयर ब्लास्ट क्या होता है? जब हम लोग डिप्लेरिंग करते हैं तो कोयला निकाल लेते हैं, और यदि वहां पर हम लोग यदि स्टोविंग नहीं किए तो पूरा एरिया भॉइड हो जाता है, ऊपर का स्टार्ट लटका हुआ रहता है, आपका चारों तरफ जो एरिया भॉइड है वहां पर हवा भरी रहती है, और जब अचानक वो हवा एकाएक, मतलब अचानक जो स्टार्टा अचानक नीचे की ओर गिरती है, रूफ फॉल होता है, मेजर रूफ फॉल होता है, तो क्या होता है कि आपका जो हवा का जो बहुत बड़ा मात्रा है, बहुत बड़ा क्वांटिटी, वो अचानक आगे की ओर भागता है। दैट इज कॉल्ड एयर ब्लास्ट। समझ गए? एक्सप्लोडर क्या होता है? एक्सप्लोडर के द्वारा हम किसी ईडी को फोड़ते हैं, और ओपन कास्ट में हम जिसका यूज करते हैं। ये हो गया। आगे अगला क्या है कि प्रोडक्टिविटी हाईली मैकेनाइज्ड कोल माइंस डिपेंडेंट, मतलब जो आपका हाईली मैकेनाइज्ड जो कोल माइंस है उसका प्रोडक्टिविटी किस पे डिपेंड करता है। एक लाइन में आपको बता रहा हूँ कि आपके पास कितना % इक्विपमेंट अवेलेबल है, और उस परसेंटेज ऑफ अवेलेबिलिटी में आप कितना % उसका यूटिलाइज कर रहे हैं, इस पे आपका प्रोडक्टिविटी डिपेंड करता है। आपके पास 100% अवेलेबल है, यूज करने वाला, यूटिलाइजेशन करने वाला कोई है ही नहीं, प्रोडक्टिविटी होगा नहीं। यूटिलाइज करने के लिए सभी लोग हैं, लेकिन अवेलेबल है ही नहीं, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा नहीं।
कितना परसेंट आपका अवेलेबल है, कितना परसेंट यूज़ कर रहे हैं, ये आपका जो माइंस का जो हाईली जो ओपन कास्ट जो आपका मैकेनाइज्ड माइंस है उसका प्रोडक्टिविटी डिपेंड करता है किस पे, परसेंटेज अवेलेबिलिटी और परसेंटेज यूटिलाइजेशन इसका इक्विपमेंट का। ये आपका प्रोडक्शन आपका डिपेंड करता है कि आपका माइंस का क्या प्रोडक्टिविटी होगा। मैन पावर 100% है, जहां आपका माइंस में 4000 आदमी वहां पर 20,000 कर दिए तो क्या प्रोडक्शन बढ़ जाएगा? क्या नहीं बढ़ेगा। तो इक्विपमेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये आपका होगा नहीं, ये आपका होगा नहीं, ये आपका होगा नहीं। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि वाइल वर्किंग इन ओपन कास्ट प्रोजेक्ट ओवर द डेवलप्ड वर्किंग द पार्टिंग अबव द गैलरी इज प्रूव्ड बाय। जैसे कि आप अंडरग्राउंड चलाए हुए थे, अब हमको ओपन कास्ट से कोयला को लेना है, तो यदि चलाए हुए हैं अंडरग्राउंड में, आप यदि चलाए हुए हैं गैलरी आपका फॉर्म है, अब अंदर में आग भी हो सकता है, अंदर में गैस भी हो सकता है, तो हमको बीच का एक पार्टिंग जानना है ना। नहीं तो यदि अंदर का आग अचानक निकल के आ जाएगा, अंदर का गैस अचानक निकल के आ जाएगा ओपन कास्ट में, तो वहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं डेथ हो सकता है। ये कोई ब्लास्ट कर गया, मीथेन गैस आपका यदि ऑलरेडी यदि वहाँ पर है तो ब्लास्ट भी कर सकता है। तो उसका पार्टिंग को जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ड्रिलिंग करते हैं। क्या करते हैं? ड्रिलिंग करते हैं। हमको यहाँ देखना है कि पहले इसे डेवलप किया हुआ खदान के ऊपर में कोयला मतलब खुली खदान चलाना चाहते हैं, तो गैलरी के ऊपर में पार्टिंग को जानने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ड्रिलिंग करते हैं। तो ड्रिल होल करते हैं, ये हो गया। सर्वे करते हैं, सर्वे प्लॉट पर आरएल डालते हैं, आरएल से तो पता चलेगा कि कितना ऊपर है कितना नीचे है, ये आपका होगा नहीं। वन साइड बोरिंग मशीन होगा नहीं, बोरिंग मशीन से क्या होगा, वन साइड बोरिंग से फिर स्प्लिटिंग होगा नहीं। फिर स्प्लिटिंग क्या है ना, ये एक प्रकार का कंट्रोल ब्लास्टिंग है, ये समझिए, ये एक प्रकार का कंट्रोल ब्लास्टिंग है। जनरली इसका हम लोग ओपन कास्ट में यूज करते हैं। इसमें क्या होता है कि वाइब्रेशन को कम करने के लिए हम लोग एक्सप्लोसिव कम चार्ज करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं प्री स्प्लिटिंग, ये हो गया। आगे हम लोग आते हैं, अगला क्या है कि और सामने सामने होल भी करते हैं, ये हो गया। व्हाट इज सब्सिडेंस इन कोल माइनिंग। आप समझिए यदि हम लोग अंडरग्राउंड से कोयला निकाल लिए, उसको यदि हम लोग स्टोविंग नहीं किए तो वो एरिया खाली हो गया। लंबे समय के बाद यदि बहुत बड़ा एरिया यदि लार्ज वे में यदि खाली हो गया, यदि हम उसको स्टोविंग नहीं किए, एक समय आएगा दब जाएगा। दब जाने के बाद इसका इफेक्ट कहाँ था, ऊपर तक चला जाएगा और आपका जो ऊपर का जो सरफेस है वो धंसा हुआ दिखेगा। दैट इज कॉल्ड सबसिडेंस। देखिए यहाँ पर ये आपका ये इसको समझिएगा अच्छी तरीके से, तो आपको ये पूरा चीज़ क्लियर हो जाएगी। ये आपका कोलसी में, ये पूरा कोलसी में देख लिए, इसमें से देखिए हम लोग निकाल लिए, ये एरिया बन गया गोफ, समझ गए, निकाल लिए। ये आपका ओवरलाइंग स्टार्टा है कोयला के ऊपर में, समझ गए। और ये आपका ग्राउंड लेवल है, ये आपका ग्राउंड लेवल है, जमीन जो हम लोग ऊपर में रहते हैं। यहाँ से निकाल लिए कोयला से गोप बन गया। गोप बनने के बाद यदि लंबे समय तक खाली रहेगा तो ऊपर का जो प्रेशर आएगा, प्रेशर आने के कारण देखिए ये बन गया, दैट इज कॉल्ड सबसिडेंस, समझ गए। सरफेस पे आपको पूरा क्लियरली दिखेगा। तो क्या होता है कि सतह का मुड़ जाना, फोल्डिंग ऑफ स्टार्टा, ये हो गया। चट्टान का टूटना बिल्कुल भी होगा नहीं। लिफ्टिंग ऑफ ऊपरी सतह का उठना आपका होगा नहीं, नीचे दब जाना, नॉन ऑफ द ये आपका होगा नहीं। फोल्डिंग ऑफ स्टार्टा ये आपका दब जाएगा, ये पूरा एकदम इसे दब जाता है, समझ गए। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन पे, विच इक्विपमेंट इज नॉट यूज फॉर स्ट्रिपिंग वर्क इन ओपन कास्ट माइंस। निम्न में से कौन सा मशीन खुली खदान में उपयोग नहीं होता है, खुली खदान में इसका उपयोग नहीं होता है। तो सॉवेल, ये आपका सॉवेल है, रोप सॉवेल का ऐसे ही आपका फोटो में एक डाल दिया, तो ये आपका होता है, ये आपका होगा नहीं। पूछ रहा है कौन सा उपयोग नहीं होता है, समझिएगा क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझिएगा, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ड्रैग लाइन ओपन कास्ट को ओबी रिमूवल के लिए इसको लगाया जाता है, ये भी आपका ओपन कास्ट का मशीन है, ये भी अंडरग्राउंड का मशीन नहीं है, ये आपका होगा नहीं। बकेट व्हील एक्सकैवेटर, माइनिंग के लिए सबसे बड़ा मशीन आपका बकेट व्हील एक्सकैवेटर होता है, ये भी आपका ओपन कास्ट मशीन है। ये लूज मटेरियल के लिए जनरली यूज किया जाता है, ये हो गया, ये आपका होगा नहीं। SDL, जिसको हम लोग साइड डिस्चार्ज लोडर बोलते हैं, जिसको हम लोग साइड डिस्चार्ज लोडर बोलते हैं, ये हो गया। ये क्या होता है, ये हम लोग अंडरग्राउंड में कोयले को लोड करने के लिए इसका यूज करते हैं। कहाँ पे, अंडरग्राउंड में। तो ये आपका सही आंसर हो गया। ये आपका क्रॉलर माउंटेड होता है, थोड़ा याद रखिएगा, ये आपका क्रॉलर माउंटेड होता है, ये हो गया। यहाँ तक आप समझ गए। आते हैं अगला क्वेश्चन पे, 2016 का राजमहल खान हादसा का क्या कारण था। तो आप सभी लोग जानते हैं कि ये 2016 को 29 दिसंबर 2016 को ये घटना हुई थी, सेकंड स्वीट में हुई थी। सभी लोग को पता है, डंप का फेलियर होने के कारण, ना ब्लास्टिंग, ना फायर के कारण, ना एक्सप्लोजन के कारण। कहाँ पर, ये राजमहल में। कहाँ पर, राजमहल। राजमहल माइंस कौन सा सब्सिडरी का है, तो आपका ECL का है, समझ गए। यहाँ तक समझ गए। अब हम लोग आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, पूरा क्लियर समझिएगा। AVA इज यूज्ड इन, अब AVA क्या होता है इसके बारे में फुल फॉर्म पूछता है, तो ऑडियो विजुअल अलार्म होता है, पूछ सकता है, ऐसा नहीं, ठीक है आप जान रहे हैं लेकिन रिवाइज हो जा रहा है। ऑडियो विजुअल अलार्म होता है। ऑडियो विजुअल अलार्म मतलब आपको ऑडियो भी सुनाई पड़ेगा और आपको दिखेगा भी, एक लाइट भी ब्लिंक करेगा, इसलिए आपका ऑडियो विजुअल अलार्म होता है, समझ गए।
कहाँ यूज होता है? देखिए ओपन कास्ट में जो भी माइंस आपका यूज हो रहा है या फिर आपका माइंस में जो भी मशीन यूज हो रहा है, तो जब बैक होता है ना, तो उसके लिए यदि पीछे में कोई आदमी है तो उसको सूचना देने के लिए, उसको सूचित करने के लिए, उसको सचेत करने के लिए हम लोग एवीए गाड़ी के पीछे साइड में लगाते हैं। जनरली अभी ओपन कास्ट में आप लोग देखिएगा तो डंपर के पीछे में आप देखे होंगे, एक्सकवेटर मशीन के पीछे देखे होंगे। लेकिन आपका जो भी माइंस आपका अंडरग्राउंड हो या ओपन कास्ट हो, तो मशीन के पीछे में लगाना है। यदि पीछे होगा तो यदि कोई मशीन के पीछे कोई भी आदमी हो तो उसको जानकारी मिल जाए कि मशीन पीछे हो रहा है। तो ये समझ गए। तो खदान में चलने वाले सभी गाड़ियों में होगा। बेल्ट कन्वेयर में भी नहीं लगता है, क्रशर में भी नहीं लगता है, और रेस शेल्टर में लगता है। आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, रेस शेल्टर पर हमको पता है कि एक आपका स्लो ग्रुप वाला रेस शेल्टर होता है, एक आपका प्लेट वाला होता है। ये समझ गए। हाइट के बारे में आपको पता है कि आपका यहाँ से यहाँ तक क्या होता है। ये क्वेश्चन में आपका बहुत सारा वीडियो में बताया हूँ। आपसे एक क्वेश्चन है, रेस शेल्टर में कितना इल्यूमिनेशन होना चाहिए? आप हमको कमेंट करके जरूर बताएं, रेस शेल्टर में कितना इल्यूमिनेशन होना चाहिए। ये हो गया। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। न्यू कोल माइन रेगुलेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड एंड इफेक्टिव फ्रॉम। नया कोल माइन रेगुलेशन कब से इफेक्टिव रहा? सभी लोग को पता है 27 नवंबर 2017। तो नवंबर 2017 लगा दिए। डेट भी पूछ देगा तो आप लोग याद रखिएगा 27 नवंबर 2017 को ये नया कोल माइन रेगुलेशन हम लोग पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम लोग 1957 पढ़ते थे। अगला है, वन माइन शुड बी अंडर सोल कंट्रोल। पे एक जो माइंस है वो आपका किसी एक आदमी के कंट्रोल में रहेगा। ऑनर दो रख सकता है। यदि दो आदमी मिलकर यदि कोई माइंस को चला रहा है तो ऑनर 50-50%, दो ऑनर हो सकते हैं। एजेंट, अब दो जब ऑनर हो सकते हैं तो ऑनर का ही बिहाफ में एजेंट काम करता है। तो पहला वाला ऑनर ए अपना एजेंट रखेगा, ऑनर बी अपना एजेंट रखेगा, तो दो एजेंट भी हो सकता है। लेकिन किसी भी कंडीशन में यदि दो ऑनर है, दो एजेंट है, तो दो मैनेजर नहीं होगा। मैनेजर एक, ओनली एक मैनेजर, याद रखिएगा, तो मैनेजर हो जाएगा। इंजीनियर तो बहुत सारे हो सकते हैं, चाहे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, माइनिंग इंजीनियर हो, अलग अलग डिपार्टमेंट के इंजीनियर हो, या फिर आपका माइनिंग ही 10-12 इंजीनियर हो। लेकिन आपको मैनेजर बोलकर माइंस में एक ही होता है, एक माइंस के लिए एक मैनेजर, ये समझिएगा। तो ये आपको होगा नहीं, ये आपको होगा नहीं, ये आपको होगा नहीं। समझिए। 54 को आते हैं हम लोग 55 नंबर क्वेश्चन पे। 55 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? स्पॉन्टेनियस कंबशन ऑफ कोल इज। स्पॉन्टेनियस कंबशन ऑफ कोल इज क्या कहलाता है? देखिए, जो स्पॉन्टेनियस जो कंबशन है, कोयला का सेल्फ हीटिंग को बोलते हैं। कोल का सेल्फ हीटिंग, यदि कोयला आपका स्वतः ही जल रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं स्पॉन्टेनियस हीटिंग। समझ गए। तो कोयले का स्वतः गर्म होना, सेल्फ हीटिंग ऑफ कोल, इसको हम लोग बोलते हैं ड्यू टू ऑक्सीडेशन होता है। आपका जो कोयला का जो ऊपर का जो लेयर होता है वो ऑक्सीजन के संपर्क में रहने के कारण उसका ऑक्सीडेशन होता है और धीरे धीरे वो गर्म होने लगता है। दैट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस हीटिंग ऑफ कोल। ये बर्निंग ऑफ कोल होगा नहीं, नॉट रिलेटेड टू कोल। ये तो आपका स्पॉन्टेनियस कंबशन जरूरी नहीं कि सिर्फ कोयले के लिए, बहुत सारे मटेरियल के लिए जो भी आपका खुद गर्म हो रहा है, दैट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस हीटिंग होता है। घरेलू आग को हम लोग स्पॉन्टेनियस हीटिंग नहीं बोलते हैं। कोयला को हम लोग जला रहे हैं तो हम लोग स्पॉन्टेनियस हीटिंग नहीं बोलते हैं। यही कारण है कि पहला ऑप्शन को हम छाट दिया कि बर्निंग ऑफ कोल नहीं होगा। ये हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है कि गार्लैंड ड्रेन क्या होता है? तो ओपन कास्ट माइंस में डंप के चारों ओर या फिर आपका जो पीट का जो एरिया है, पीट के चारों ओर जब बरसात का मौसम आएगा तो बरसात का पानी आपका माइंस में घुस न जाए, डंप का पानी अच्छे तरीके से चैनलाइज होकर आपका किसी तरह नाला में आपका कनेक्ट हो जाए, इसके लिए हम लोग चारों ओर गार्लैंड ड्रेन बनाते हैं। गार्लैंड ड्रेन का मतलब होता है माला वाला नाला की आपको चारों तरफ बनाते हैं। समझ गए। तो देखिए आपके लिए दो पिक्चर में आपके लिए सुविधा के ला दिया। देखिए ये डंप के नीचे में है, पानी जो भी ऊपर से आएगा इससे जाकर चैनलाइज होकर किसी नहर या फिर नाला से, बड़ा नदी से जोड़ दिया जाएगा। तो आपका जो पानी है वो आपका स्लोप या फिर डंप में जमेगा नहीं। और यदि स्लोप या डंप में जमेगा नहीं तो आपका जो स्टेबिलिटी आप लोग देखे थे ना अभी, फैक्टर ऑफ स्लोप का जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी वो आपका कम हो रहा था पानी के कारण। तो पानी यदि आप बाहर आ जाएगा तो आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी स्लोप का अच्छा बना रहेगा। ये भी देखिए, ये आपका माइंस के चारों ओर है, इधर माइंस चल रहा है, इधर आपका नाला दे दिया है। कोई पानी बारिश का आएगा तो यहाँ पे आपको यहीं तक आपका ये इसको ये कर लेगा। यहाँ पर क्या होता है, इंक्लिनेशन दे दिया जाता है कि जो भी बाहर का पानी हो डायरेक्ट माइंस में ना घुसे, माइंस का पानी माइंस में ही रहे, उसको हम लोग डायरेक्ट पंप के थ्रू बाहर करते हैं और इसी नाला सब में हम लोग डायरेक्ट फेंक देते हैं। फिर ये आपका इसी नदी से जाकर जुड़ जाती है। तो गार्लैंड ड्रेन आप समझ गए कहाँ होता है कि पानी को चैनलाइज करने के लिए, पानी को ड्रेन आउट करने के लिए, कि आपका बाहर का जो पानी डायरेक्ट माइंस में ना घुस जाए। यदि चारों तरफ का एरिया के पानी यदि माइंस में घुस जाए तो आपका क्या हो जाएगा, माइंस पूरा डूब जाएगा, फिर आप वर्किंग नहीं कर पाइएगा। ए वाटर ड्रेनेज, हाँ पानी के लिए नाला, ये आपका ये पहला आपका आंसर हो गया। ड्रेनेज ऑफ स्पॉइल, गंदगी के लिए नाला होता है, नहीं पानी के लिए। एक गड्ढा होता है, गड्ढा तो होता नहीं है। डैम टू प्रोटेक्ट, नाले को बचाने हेतु बांध बनाते हैं, बिल्कुल भी नहीं। ये तो इजी क्वेश्चन था, ये हो गया। और एक चीज देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ये आपका गेबियन वॉल कहलाता है, गेबियन वॉल, या इसको टो वॉल भी बोलते हैं, भूलिएगा नहीं, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन, डोजर यूज्ड। देखिए डोजर आपको बताए थे ओपन कास्ट माइंस में, जनरली इसको आप लोग देखे होंगे, और खास करके इसको आप सबसे ज्यादा यूजफुल देखे होंगे कहाँ पर, डंप में।
कि मटेरियल को डोज करने के लिए, ये हो गया। तो सिर्फ सर मटेरियल को डोज करने के लिए ही क्या नहीं, एक लेवल भी मेंटेन करके चलता है। अब देख रहे हैं यहाँ पर ये आपका डोज करके मटेरियल को ठेल रहा है और देखिए एक लेवल मेंटेन होते जा रहा है, देख रहे हैं क्या नहीं। तो लेवल को मेंटेन करने के लिए, डोज करने के लिए, याद रखिए पूछेगा। तो ये ओपन कास्ट माइंस में यूज होने वाला बहुत ज़्यादा प्रचलित मशीन है ये फॉर लेवलिंग एंड डोजिंग। तो आपको यहाँ पर देखना है लोडिंग इक्विपमेंट, लोडिंग करने के लिए एक्सकवेटर वगैरह यूज़ करते हैं, लोडर वगैरह यूज़ करते थे, आपका होगा नहीं। लोडिंग करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं, आपका लोडर हो गया, चाहे सॉवेल हो गया, या फिर आपका एक्सकवेटर हो गया, ये हो गया बकेट, व्हील, एक्सकवेटर हो गया, ये सब ड्रैगलाइन ड्रैगलाइन तो लोडिंग करने के लिए डायरेक्ट आपको डंपिंग करता है, ये हो गया। ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट्स, एक ढोने वाला मशीन, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट किसको बोलते हैं हम लोग, डंपर को बोलते हैं, ये हो गया ट्रांसपोर्ट करता है। और क्या हो सकता है ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, ट्रांसपोर्ट का एक मशीन आपका जैसे बेल्ट कन्वेयर हो गया, जो ट्रांसपोर्ट करता है, उसको हम लोग यूज़ करते हैं, ये हो गया। आगे क्या हो गया, लेबलिंग एंड पुशिंग पर्पस, इसको लेबल करने के लिए, ठेलने के लिए, ये आपका सही आंसर है। और क्रशिंग एंड स्क्रीनिंग पर्पस, इसके लिए क्रशिंग के लिए क्या होता है, क्रशर होता है, क्रशर होता है। आपसे और एक क्वेश्चन है, क्रशर ने बताइए कि कितना इल्यूमिनेशन होगा, जरूर हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ये हो गया। और एक चीज आपको बताता हूँ, डोजर यदि पूछेगा कि कौन सा माउंटेड होता है, तो ये आपका व्हील माउंटेड भी होता है, व्हील माउंटेड, और या फिर क्रॉलर माउंटेड, दोनों हो सकता है। क्रॉलर माउंटेड बोलिए या चेन माउंटेड बोलिए, तो कंफ्यूज ना करें। ओके, आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में क्या बोला गया, इट इज नॉट रिलेटेड विद ड्रैगलाइन, इस चारों में से कौन सा आपका ड्रैगलाइन से रिलेट नहीं है। तो आप देखिए ड्रैग, ड्रैग देख रहे हैं ना, तो ड्रैग आपका नहीं होगा, मतलब कौन सा नहीं है पूछा गया, तो ये तो है, मतलब होगा नहीं। फर्स्ट आप देख रहे हैं ना, ये आपका होगा नहीं। स्विंग, ये घूमता है, यहाँ से मटेरियल उठाए फिर आपको घुमा के गिरा दिया, दैट इज कॉल्ड स्विंग, ये आपका होगा नहीं। क्राउड जो है ना, ये आपका रोप सोवेल का वर्ड है, रोप सोवेल मशीन का। मैं आपको दिखाता हूँ तो आपको सुविधा होगा। आपको एक, मैं जस्ट अभी एक आपको वीडियो दिखाया था, एक सेकंड जस्ट देखिए। क्राउड देख रहे हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग क्राउड, समझ गए क्या नहीं। तो ये आपका रोप सोवेल का है, ये आपका ड्रैगलाइन का नहीं है। तो हम लोग आते हैं इस क्वेश्चन पे, तो क्राउड आपका किसका है, रोप सोवेल का है, ये ड्रैगलाइन का नहीं है, तो आपको ये टिक आउट करना था, ये हो गया। अब हम लोग आगे आते हैं अगला क्वेश्चन पे, सबसे मोटी कोयले की परत कहाँ पर है, तो ये आपका तुरा, पुरेवा, झिंगुर्दा और आपका ऑल ऑफ द अबव। देखिए ये जो क्वेश्चन आप जो देख रहे हैं, ये क्वेश्चन हमारे इंडिया में जो सबसे थिकेस्ट सिम यदि पूछा जाए तो ये आपका झिंगुर्दा माइंस है, ये आप समझ गए। और देखिए इस क्वेश्चन को लेकर आप बहुत सारे बुक में अलग अलग चीज़ लिखा हुआ है, उसके लेकर आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। अलग अलग बुक में आपको अलग अलग देखने को मिलेगा, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जनरली आपका जो थिकेस्ट सिम आपका 130 से 162 मीटर के बीच में, 130 से 162 मीटर के बीच में, 130 से 162 मीटर, कौन सा, ये झिंगुरदार सिम, ये झिंगुरदा प्रोजेक्ट का ये जो सिम है 130 से 162 मीटर के बीच में, ये हो गया। दूसरा जनरली आपको बुक में जो देखने को मिलेगा ना 132 से 138 के बीच में मिलेगा, ये आपका एवरेज सिम का जो थिकनेस है वो हो गया, ये समझ गए। तुरा और पुरेवा आपका ये 8 से 25 और आपका 12 से 25 के बीच में, ये आपका होगा नहीं। झिंगुरदा ही आपका जो है ये आपका एनसीएल का सब्सिडरी है, ये समझ गए। मध्य प्रदेश में पड़ता है, सिंगरौली जिले में, सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में। बहुत मेगा प्रोजेक्ट है और 1965 में इसका ओपनिंग हुआ था इस प्रोजेक्ट का, तो ये आप समझ गए। अब हम लोग आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि कोल यूटिलाइजेशन मेनली फॉर इन इंडिया, हमारे इंडिया में कोयला का प्रॉपर यूटिलाइजेशन किस क्षेत्र में किया जाता है, घरेलू ईंधन में, घर में जलाने के लिए बिल्कुल भी नहीं, मतलब बिल्कुल भी नहीं, मतलब घर में जलाने के लिए सिर्फ इसका यूज़ नहीं होता है। आपका मेन पूछा जा रहा है मुख्य उपयोग क्या है, फॉर एक्सट्रैक्टिंग ऑयल, तेल निकालने के लिए नहीं, फॉर पावर जनरेशन यस, और खेती बाड़ी करने के लिए नहीं। तो हम लोग जनरली बिजली उत्पादन के लिए हम लोग कोयला का यूटिलाइजेशन करते हैं क्या है कि हम लोग ओपन कास्ट माइन से कोयला को निकालते हैं, समझिएगा थोड़ा सा कोल का जो आपका किस तरह हम लोग बिजली बनाते हैं, हम लोग ओपन कास्ट से या फिर अंडरग्राउंड से हम लोग कोयला को निकालते हैं, ये समझ गए। फिर ट्रांसपोर्टिंग के थ्रू ये पावर प्लांट जाता है, पावर प्लांट, ये आप समझ गए। पावर प्लांट में कोल मिल्स होते हैं जहाँ पर आपका कोयला का पूरा पाउडर फॉर्मेशन किया जाता है, ये हो गया। उसके बाद हाई प्रेशर एयर के साथ इसको बॉयलर में भेजा जाता है, ये हो गया। बॉयलर में बहुत सारे वाटर ट्यूब लगे होते हैं, क्या लगाते हैं, वाटर ट्यूब, जिसमें पानी भरा रहता है। जब इसको बॉयलर में, जब इस कोयले को जलाया जाता है चारों तरफ से आग भेज कर, तो क्या होता है कि हीट प्रोड्यूस होता है। जब हीट प्रोड्यूस होता है तो जो आपको वाटर ट्यूब्स लगे हुए हैं वो पानी आपका गर्म हो जाता है, पानी गर्म होने से आपका वेपर बनता है, क्या बनता है, वेपर। और इसी वेपर का यूज़ किया जाता है टरबाइन को चलाने में,
ठीक है। इसी टरबाइन से आपका कनेक्ट होता है जनरेटर, और यही जनरेटर आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है और हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलता है, और यही इलेक्ट्रिसिटी आपको मिल जाता है ट्रांसफार्मर को, और इसी ट्रांसफार्मर से हम लोग फिर आगे बिजली को भेजते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि कोयला को हम लोग कैसे ओपन कास्ट या अंडरग्राउंड से निकाल कर कैसे हम लोग बिजली को बनाते हैं। हालांकि इसका बहुत बड़ा प्रोसेस है, मैं इसको एक कंप्लीट वीडियो आप लोगों के लिए लाऊंगा कि हम लोग कोयला को ओपन कास्ट या अंडरग्राउंड से कैसे निकाल रहे हैं और हम लोग कैसे बिजली बना के हम लोग यूज़ कर रहे हैं। अभी तक के लिए आप लोग के लिए 60 क्वेश्चन डिस्कस किया। मैं अगला वीडियो 1 से 2 दिन के इंटरवल में आपको डाल दूंगा। अब बस हमारे वीडियो के साथ बने रहें। 60 के बाद जो भी क्वेश्चन है इसके बाद मैं आपको, ये काफ़ी वीडियो लंबा हो गया है। अभी तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे वीडियो में बने रहें। यदि आपको अच्छा लगा हो तो काइंडली आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अभी के लिए जय हिंद दोस्तों।